नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हमारी जो सीरीज चल रही है जिलेवार 2018 का विधानसभा चुनाव उस जिले की किस तरह की तस्वीर पेश करता है, कौन सी हॉट सीट है, कौन वहां से उम्मीदवार हैं, आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे। चुनाव कौन कहां से लड़ रहा है और वो हॉट सीट अगर है तो क्यों है, चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे और आप स्क्रीन के जरिए लगातार वो देखेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 19 विधानसभा सीट जयपुर जिले में है, जिनकी अगर बात करें तो 10 पे हम एक दिन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिमेनिंग 9 विधानसभा जो सीटें हैं उन पे। यहां अगर सबसे बड़ी अगर सीट की बात करें तो शाहपुरा काफी महत्वपूर्ण सीट कही जा सकती है, जहां से राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां त्रिकोणीय संघर्ष है और महज राव राजेंद्र सिंह की वजह से नहीं है। पूर्व राज्यपाल और प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी के सुपुत्र आलोक बेनीवाल वहां से तीसरी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार वो कांग्रेस के टिकट से लड़े और अब की बार वो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पिछली बार के ही बीजेपी के बागी मनीष यादव, जो लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अब की बार उन्हें टिकट दिया। आलोक का टिकट 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देंगे, उसके अनुसार टिकट कटा। त्रिकोणीय संघर्ष वहां के लिए कहा जा सकता है। और चलिए हम बात करेंगे इस वक्त शाहपुरा को लेकर के। शाहपुरा काफी हॉट सीट है, हॉट सीट के मायने भी हैं। लगातार वहां से विधायक के रूप में काम कर रहे हैं राव राजेंद्र सिंह। वहां से चौथी पारी खेलने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ये पूरे जो विधानसभा हैं उन पे समीक्षा करेंगे। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। शंकर गौरा जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। चलिए मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि पूरी अगर ग्रामीण की सीटों की बात करें हम तो राव राजेंद्र सिंह लगातार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय के रूप में आलोक बेनीवाल ताल ठोक रहे हैं। मनीष एकदम नया चेहरा है। त्रिकोणीय संघर्ष इस सीट पे है। किसके प्रति क्या सिंपैथी हो सकती है? अगर हम बात करें कि राव राजेंद्र सिंह हैं तो लगातार चुनाव लड़ने से क्या कुछ स्वाभाविक नाराजगी वो उनके सामने आ सकती है, या मनीष नए खिलाड़ी के रूप में है, हालांकि दूसरा चुनाव है, उन्हें कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आलोक बेनीवाल क्या सिंपैथी गेन कर सकते हैं? किस तरह से देखते हैं इस सीट को? देखिए, कुल मिलाकर के जो हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने टिकट देने को लेकर के कुछ अपनी घोषणाएं की थी, लेकिन वो सारी घोषणाएं धरी रह गई और एक नए तरीके का सारा चित्र सामने आया। नए चेहरों की बात हो रही थी, लेकिन वही सब कहीं पर नया है तो कहीं पर पुराना है। 2 बार के बाद में टिकट नहीं देंगे, पराजय अगर हो गई हो तो दिया भी है, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के एक ही वो रहा है कि जिताऊ अगर कोई है तो उसको वो दिया जाए। लेकिन ये जो शाहपुरा वाली सीट है ये बड़ी रोचक इस माने में है कि राव राजेंद्र सिंह जो हैं वो अपने आप में बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन हैं और उनका रुतबा और दबदबा विधानसभा में देखने को तो मिला है, लेकिन जो जातियों के समीकरण बन रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो उनके लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं, क्योंकि जाति जितनी मुखर और ऑर्गेनाइज हो गई हैं और वो अपना अलग से सोचने लगी हैं, तो उसमें थोड़े से वोटों का इधर उधर हो जाने से ही बड़ा भारी फर्क पड़ सकता है। आलोक बेनीवाल जो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कम्युनिटी जो उसके साथ में है और साथ साथ में दूसरे मनीष यादव, इनके पिछले रिकॉर्ड्स देख करके लगता है कि ये इन दोनों के साथ में जो सारा सीन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जैसे आलोक के साथ में जो सिंपैथीज क्रिएट हो रही हैं वो भी अपने आप में राव साहब के लिए और मनीष के लिए जो इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए, दोनों के लिए संकट का सबब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के गोलबंदी दिखी है लोगों की, जो उससे ऐसा लग रहा है कि आलोक बेनीवाल बहुत आगे निकल रहे हैं। और साथ साथ में ये भी मैसेज है उधर कि ये पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल के पुत्र हैं, तो ऐसे में ऐसे वक्त में उनको ना देना और बाकी उनकी अनदेखी करना, ये अपने आप में वो कर रहा है। तो अब मुझे लगता नहीं है, देखिए अगर हवा कांग्रेस की चल रही है तो फिर तो बात अलग है। जैसा कि
लोग कहते हैं कि वो जो हवा चलती है तो उसके बाद में वो दिखती नहीं है, वो अपना असर दिखा जाती है। ये हमारे पास में सन 52 से अब तक के जितने चुनाव हुए उनको देख कर कहा जा सकता है। ठीक उसके विपरीत, क्योंकि बहुत बेहतरीन हम व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि राव राजेंद्र सिंह बहुत बेहतरीन उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनकी विधानसभा की परफॉर्मेंस देख करके हम ये कह सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वगैरह तो देखते नहीं है लोग ना, वो तो इस वक्त ये देखेंगे किसके साथ में जाना है, जाति के साथ। एग्जैक्टली यही बात है। तो ये ऐसे में मुझे लगता है कि तीनों मनीष को इसलिए कि इनकम जो एक कांग्रेस को बढ़त मिलने का सिलसिला बना हुआ है उसका लाभ हो सकता है। आलोक बेनीवाल को जो सिंपैथीज उनकी बनी हुई है, जो पराजय के बावजूद लोग उनका लाभ हो सकता है, और राव राजेंद्र सिंह को उनकी अपनी शख्सियत का लाभ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्य साहब आपके पास आऊंगा। यह जो सीट है वैसे बीजेपी की है, क्योंकि आलोक बेनीवाल खुद चुनाव लड़ते रहे और नुकसान उठाना पड़ा उनको। राव राजेंद्र सिंह ये लगातार चुनाव आमने सामने यही लड़ रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाए आलोक वहां से। और पहले यह जो सीट थी ये विराटनगर में थी डिलिमिटेशन से पहले, और बाद में ये बनी। राव राजेंद्र सिंह वहां से एक चुनाव हार चुके थे, फिर विधायक बने और फिर अब इस सीट पे वापस से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो क्या किस तरह का आपको लग रहा है कि मनीष पे भरोसा किया है, आलोक पे भरोसा नहीं किया? देखिए सब योगेंद्र जी, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि इस वक्त जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। 7.5 करोड़ देशवासियों ने यह तय किया है कि हम इस बार 7.5 करोड़ देशवासी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस चीज का फायदा मिलेगा। मनीष युवा है, नया चेहरा है, और उन्होंने संघर्ष भी किया है। गांव में उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी तबकों में, सभी जातियों में, औरतों में, महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में, सब में उनका अच्छा समर्थन है। अच्छा कैंपेनिंग कर रहे हैं वो, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि राव राजेंद्र सिंह जी को हराया नहीं जा सकता। वो पहले भी हारे हैं और इस बार भी वो हारेंगे, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कह रहा है कि किसी को कोई हरा नहीं सकता। दिग्गज भी हारे हैं यहाँ देश के, तो उसी हिसाब से अच्छे पार्लियामेंट्रियन है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। अच्छे कैंडिडेट हैं और वो इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। और हमारी जो केंद्रीय चुनाव कमेटी का फैसला था, टिकट दावेदारी बहुत लोग करते हैं, टिकट सिर्फ एक ही जने को मिल सकता है, तो उस वजह से जो भी बागी हैं वो अपना भविष्य तय करेंगे। लेकिन पार्टी में उनके लिए कोई पार्टी अनुशासनहीनता को देखते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन मनीष के साथ पार्टी एकजुट है और पूरी तरीके से कांग्रेस जीतेगी। वहां पे राव साहब हारेंगे और उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। आलोक जी तो कोई डिफिट उसमें फाइट में ही नहीं है हमारे। चलिए, बीजेपी कांग्रेस सीधी फाइट में है। चलिए, शंकर गौरा हमारे साथ में जुड़े हैं। शंकर जी लगातार विधायक हैं और जैसे हमें भी लगता है, हमने देखा है काम करने की जो शैली है राव राजेंद्र सिंह जी की, वो बेस्ट पार्लियामेंट्रियन जो हैं, जो समझ होनी चाहिए हाउस की बहुत अच्छे से। लेकिन यहां जैसे ओम सैनी साहब ने भी कहा कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि समझ रखने वाले पढ़े लिखे वो दरकिनार कर दिए जाते हैं, दूसरे किसी को भी मौका। ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी भी कह सकते हैं इसे। और लगातार ये बात कही जाती है मीडिया के माध्यम से कि आप हाउस में ऐसे लोगों को भेजिए जो आपकी आवाज बन सके। खैर, मनीष यूथ हैं, सामने दूसरी पारी वो खेल रहे हैं। हालांकि आप ही लोगों के घर वापसी है, लेकिन वो आपके घर से ही निकल के कांग्रेस में चले गए थे। वो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए योगेंद्र जी, मेरा कहना ये है कि राव साहब जितने शालीन व्यक्ति है और जो उनका काम करने की स्टाइल है वो सबसे अलग है। और जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य करे, चाहे सदन की भी बात हो, जिस प्रकार से वो बेबाक आवाज उठाते हैं, जिस प्रकार से वो जनता के लिए बोलते थे जब उपाध्यक्ष बने थे उससे पहले भी, और जिस प्रकार से काम करने की स्टाइल है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल सब लोगों से एक प्रेम के जैसे, कहने का मतलब वो बिल्कुल उनसे सब लोगों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य कराए हैं, बस ये कहना है कि हवा चल रही है। अब आप देखिए, आज के 3 महीने पहले के जो सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आ रही है। अभी के जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। तो ये हवा की तो बात है ही नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस में भी 3-3 गुट बने हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बूथ स्तर तक इनके 3-3, 4-4 गुट बने हुए हैं। और जिस प्रकार से इन्हीं की ए टीम इसको चुनाव लड़ाती है, बी टीम को दूसरे को चुनाव लड़ाती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है योगेंद्र जी। हर बूथ पे 10 कार्यकर्ताओं की टीम भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति 1 बूथ 10 यूथ के आधार पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी।
और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है। चलिए, और तो मैं बड़ा आपको आधार ये आश्वस्त रहेगा। करना चाहूंगा, हाँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि शाहपुरा की जो सीट है उससे भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह जी जीत कर आएंगे, और वो कार्यकर्ताओं की बदौलत पे, जो विकास कार्य हमने किए हैं उनकी बदौलत पे, जिस प्रकार से हमने योजनाएं चलाई है उसके आधार पे जीत के आएंगे। जी, चलिए, अपने अपने दावे हैं। और सबसे बड़ी अगर बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जातीय समीकरण साधने की राजनीतिक दल भी कोशिश करते हैं। और जातियों के आधार के बताऊं तो शाहपुरा में जाट, राजपूत, माली, यादव, एससी, ब्राह्मण, वैश्य, ये जो गुर्जर भी हैं कुछ वहां पे, ये जो जातियां हैं इनका बोलबाला वहां पे है। और बड़ी जात उसके रूप में देखें तो जाटों का काफी महत्वपूर्ण उस सीट को मानी जाती है। लेकिन समीकरण जो है वो मतदाता के इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि वो किस दिशा में जाता है। चर्चा करना लाजमी जातियों पे इस वजह से होती है कि कहा तो ये जाता है कि संविधान में बाकायदा लिखा है कि जाति, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अगर जब से इसका प्रचलन चलेगा लोकतंत्र को खतरा होगा। लेकिन ये खतरा है, राजनीतिक दल इसी के अंदर सारी संभावनाएं तलाशती हैं कि कहां किस तरह से हमारे समीकरण बन सकते हैं। कोई एक राजनीतिक दल को इसमें आप आरोपित नहीं कर सकते, सभी का हाल यही है। खैर, लोकतंत्र की ब्यूटी चाहिए तो मुझे लगता है कि संविधान के आत्मा के हिसाब से आपको काम करना होगा और वही सबसे सर्वोपरि मानी जानी चाहिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और विधानसभाओं पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं जयपुर देहात की विधानसभा सीटों की। तो जयपुर में 10 सीट पे हमने चर्चा की एक दिन पहले और 9 सीट पे चर्चा कर रहे हैं। कुल 19 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, विधानसभा सीट से लिहाज से भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा सीट यहीं पे है, 19 सीट। और वैसे भी देखें तो सबसे बड़ा प्रदेश का जिला, कैपिटल है। बस्सी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बस्सी एक बड़ी रोचक सीट बन गई है। रोचकता कोई वहां ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी चुनाव लड़ रहे हो, कि कोई मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हो, इस वजह से उसको तूल दिया जाना चाहिए। वजह यह नहीं है। बस्सी मीणा बाहुल्य सीट है, एसटी की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन वहां से पिछले कुछ चुनाव से हम बात करें 8, 13 और ये 18 का चुनाव है, क्योंकि डिलिमिटेशन में वो एसटी बनी। पहले जनरल सीट हुआ करती थी और वहां से जनरल की सीट होने के बावजूद भी कन्हैयालाल मीणा भी वहां से रहे, भैरव सिंह शेखावत के सरकार के वक्त मंत्री भी रहे, और भी कई लोग वहां से एमएलए बन करके निकले। लेकिन जब पुनर्सीमांकन हुआ तो बस्सी सीट को रिजर्व कर दिया गया। अब एसटी की रिजर्व सीट है, लेकिन लगातार तब से ही अंजू धानका वहां पे विधायक बन रही है। और जब 2008 की बात करें तो 2 एसटी सीट से 2 धानका प्रत्याशी अपने खाते में जीत दर्ज करा चुके हैं। तब से एक बात यह भी उठ करके आ रही है कि धानकाओं को क्यों एसटी में शामिल किया जाता है। क्या वास्तव में प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में धानका जाति, धानका समाज कुछ नए परिणाम लेकर के आ सकता है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है बस्सी सीट। मैं जाना चाहूंगा एक बार फिर ओम सैनी साहब के पास में। ओम जी, बस्सी सीट जैसे मैंने जिक्र किया, अगर वीआईपी की बात करें तो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मण मीणा जरूर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार वो वहां से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अंजू धानका तीसरी पारी खेल रही है। वो क्या वास्तव में ये कुछ अलग समीकरण तय होते हैं यहां से अगर देखें तो बस्सी से? देखिए, एक बड़ा एक रोचक वो दृश्य है। ये इस माने में दृश्य है कि अंजू धानका की एसटी होना कोई चुनौती दी थी मीणा समाज ने जी, और वो हर जगह ये स्थापित हो गया कि नहीं ये एसटी हैं। लेकिन जो एसटी से संबंधित जातियां हैं वो ऐसा स्वीकार करने में बड़ा गुरेज कर रही हैं। और उसके बाद में जो लोग एसटी की स्थापित जातियों के साथ में अपना एक अलगाव रखते हैं, उन लोगों का लाभ लगातार मंजू धानका को मिलता रहा है और वही स्थितियां आज भी बरकरार हैं। आज उसको छोड़ दीजिए क्योंकि जाति कंपोजिशन की बात तो अलग है, लेकिन साथ साथ में अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक जो मुकाबला है वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बाकी कहीं कुछ नजर आता नहीं है। और वो सिर्फ इसी बात पर आ रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोमिसेस थे वो क्या कितने फुलफिल हो गए? मंजू धानका यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बात को लेकर के वहां पूरी ताकत से उतरेंगे। ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन पूरे प्रांत में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कुछ बात बैठती नहीं है कि महंगाई को कितना नियंत्रित करने का सिलसिला किया जा रहा है, बेरोजगारी को कितने दूर करने की बात की जा रही है, पानी और बिजली का सिलसिला गाँवों में कैसे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आंकड़े दे देना अलग बात है, लेकिन ये लोगों का जो सारा दृश्य उभर करके आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी दल के लिए या सरकार के लिए परेशानी का सबब है। ऐसा कुछ निदान होता नहीं है। सिर्फ हमारी मुख्यमंत्री जरूर बोलती हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन लोगों के दिमाग में बात बैठती नहीं है और बार बार वो यहाँ से उठ करके फिर दिल्ली में चले जाते हैं और फिर जीएसटी भी याद करते हैं और नोटबंदी का जो असर हुआ उसको भी याद करते हैं, फिर किसानों का समर्थन मूल्य भी याद आता है और वो भी चर्चित हो जाता है। तो मुझे लगता यह है कि मंजू धानका इस बार फिर से जी अपनी उसी हैसियत में है कि विभिन्न जातियों के कॉम्बिनेशन से एक जाति जो प्रभावी रूप से, और क्योंकि करोड़ीलाल मीणा के भारतीय जनता पार्टी में वापस जाने के बाद में चीजें बहुत बदल गई हैं, हरीश मीणा के वापस कांग्रेस में आ जाने के बाद में चीजें बदल गई हैं और उन बदलावों की स्थितियां एक लाभ के रूप में मेरा ख्याल है कि सत्ताधारी दल के विपरीत जो प्रत्याशी होगा उसको मिलने की संभावना है। चलिए, अगर बात करें तो यहां से कन्हैयालाल मीणा पूर्व मंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार थे, लेकिन जिला प्रमुख जिनको बैठा है कुर्सी पे वो छोड़ करके खुद ही कांग्रेस में शामिल हो गए। खैर, राजनीति में ये दौर मुझे लगता है कि तो राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि मुंह का नमक का टेस्ट भी खत्म नहीं होता, उससे पहले दूसरी पारी का स्वाद चखने लोग पहुंच जाते हैं। ये राजनीतिक दलों को भी तय करना चाहिए कि वर्कर्स वहां इतने लंबे समय तक काम करते हैं, उनके हकों को कोई कुठाराघात करके दूसरा अगर आकर के बैठता है तो कितना नुकसान उसका पार्टी को हो सकता है। दौलत राम मीणा है कांग्रेस से, नया चेहरा है, कितना फायदा मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, राजेंद्र आर्य साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार फिर मैं। राजेंद्र जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जिस नए चेहरे पे आप दाव खेल रहे हैं जिसको बेनिफिट मिले, या फिर चेहरा ही इतना जबरदस्त है आपका कि कोई मुद्दे मायने नहीं रखते? ये सब डेफिनेटली ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त हमारे सामने। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। हमारा जो मनरेगा योजना जो है उसमें हर साल इन्होंने बजट में कटौती की है, हर साल उसके लाभान्वित घटते गए। 100 दिन का कम से कम रोजगार देने का ग्रामीण क्षेत्र में पूरी गारंटी थी, उसको ये घटाते गए और उसके लाभान्वित घटते गए। और उसके अलावा आप देखेंगे कि 2016 में जो नोटबंदी की उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर खासकर कृषक तबके पे इतना बुरा असर पड़ा कि हमारा कृषि जो व्यवसाय है वो मुख्य रोजगार देने वाले व्यवसायों में गिना जाता है। तो कृषि जब आपका रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो गांव में बेरोजगारी तो फैलने का था ही। उसके अलावा नोटबंदी से बहुत बुरा असर पड़ा और गांव के अंदर कोई रोजगार के अवसर नहीं, सड़क, बिजली और इस तरीके की परेशानियां। उसके अलावा जो भी हमारी जो गारंटी की योजनाएं थी जिसमें हम भोजन की गारंटी, शिक्षा की गारंटी और उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? उनका बेनिफिट डेफिनेटली किस तरह से मिलेगा अभी? और हमारी जो पुरानी योजनाएं थी जिसमें हम वृद्धावस्था पेंशन देते थे और हम महिलाओं को पेंशन देते थे और उसका बेनिफिट दौलत राम के रूप में मिलेगा। लेकिन आपके बागी भी हैं वहां पे, लक्ष्मण मीणा बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। हमने नए चेहरे पे इस बार विश्वास जताया है। लास्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमने केंद्रीय चुनाव समिति ने उनका टिकट काटा दिया। और तो आपको कोई खतरा नहीं लग रहा उससे? कोई खतरा नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। चलिए, तो उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, शंकर गौरा जी आपके पास में आना चाहूंगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार, पेंशन योजना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस, आप किसी को भी चाहे टिकट दें, वहां आपको काफी घेरने की कोशिश करेगी। और बस्ती में कन्हैयालाल मीणा है, वहीं के रहने वाले, पुराना चेहरा है, वहां विधायक रहे हैं, उन पे आपने दाव खेला है। जी देखिए, रोजगार की बात आज सब युवा पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीजें देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिए, रोजगार के अवसर प्रदान करें कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है। अभी 26,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी उसमें कांग्रेस के महासचिव सुशील कुमार जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और उनको रोकने की, जब उनको सिर्फ नियुक्ति देने की बात थी तो उनको रोकने का प्रयास किया। पूरे राजस्थान भर में युवाओं ने उसके लिए प्रदर्शन भी किया। तो युवा सब जानते हैं इनके कार्यकाल में कितनी नौकरियां इन द्वारा दी गई,
क्यों ना ये कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देखिए योगेंद्र जी, हम सब लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित है, मगर क्यों ना हम हमारे युवा को। छोटा सा सवाल है यहाँ शंकर जी, आपने कहा कि कौशल विकास केंद्र और इनकी और जाना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि सरकारी नौकरी के अवसर लिमिटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, आए दिन बेरोजगारी की फौज निकल करके बाहर आ रही है, तो आपको ये बात सही है कि आपको सेल्फ जो रोजगार के अवसर हैं उन्हें सृजित करने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो दावे कर रहे हैं, जिस आंकड़े पे आप जाने वाले थे, सीएजी ने बाकायदा इसमें कहा है कि ये फेक है, बिल्कुल ये झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। सीएजी पे आप भी भरोसा करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि कपिल सिब्बल ठुकरा चुके थे जब गवर्नमेंट में यूपीए थी, तब आप लोगों ने बहुत की सीएजी जो संवैधानिक संस्था है उसी पे अगर सवाल खड़ा करके कांग्रेस, इसका मतलब संविधान में विश्वास नहीं रहा। अभी क्या कहेंगे? अभी विश्वास है आपका? नहीं, कांग्रेस की नहीं कर रहा मैं, अभी तो आपकी बात कर रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट में बाकायदा सीएजी ने कोट करके कहा है कि जो कौशल विकास योजनाएं हैं जिसमें आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल यथार्थ से काफी दूर हैं, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे जी। कुछ जो शुरू में केंद्र खुले उनमें थोड़ी बहुत समस्या आई, उसमें कई केंद्र, कौशल विकास केंद्र के जो कई सेंटर थे उनको ब्लैक लिस्टेड भी सरकार के द्वारा किया गया और गंभीरता से उसके लिए कमेटी भी बिठाई। उसके बाद में जो लोगों ने गड़बड़ी करी थी, अब देखिए एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, उसमें कई लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए गड़बड़ी करते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड करके वापस से उस काम को शुरू किया गया। और दूसरी चीज, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि ये संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आपका आरोप था। मैं तो आपसे जानना चाह रहा था सीएजी को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मानते हैं, ये रिपोर्ट उन्हीं की है। ये मैंने बताया ना, कुछ जगह गड़बड़ हुई तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है सरकार के द्वारा और उसके लिए अलग से कमेटी गठित करके उसका काम वापस से चालू किया। चलिए, आपने ये तो स्वीकार किया, आपके एक प्रवक्ता तो साफ ही कह चुके हैं कि गलत जानकारी है मीडिया के पास में। जब सीएजी की रिपोर्ट दिखाई गई कि यह रिपोर्ट है, तो आप इस पे यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ चीजों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी तो उसको वापस ब्लैक लिस्टेड, आपको पता होगा 3 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किए गए बड़ी संख्या में, और उसको वापस से दूसरे लोगों को वापस दिया गया सेंटर, और अब अच्छे से चल रहे हैं। दूसरे मैं बताना चाहूंगा, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से लोन उपलब्ध कराए गए, उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों को नए रोजगार जिन्होंने खोले उनको अवसर, मुद्रा लोन लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए, युवा उस चीज को समझ रहा है, युवा अच्छे से जान रहा है। अब आप देखिए कांग्रेस के राज में किसानों की कितनी बदतर स्थिति। अब कितने लोगों की बात कर रहे हैं? 3.5 करोड़ लोगों को राजस्थान में मुद्रा लोन के जरिए। राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर की बात। हाँ, मैं कहा 3.5 करोड़ पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ। पूरे देश भर में 13 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उनमें 3.5 करोड़ यूथ को। राजस्थान का है कुछ, कितने लोगों को दिया गया राजस्थान में? राजस्थान का आंकड़ा भी मेरे पास है नहीं, बाकी मैं आपको चलिए, कोई बात नहीं है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारे, अब आज देखिए जो लाभार्थी सम्मेलन हुआ उसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी पूरे राजस्थान भर से आए, लगभग 4 लाख। और जिस प्रकार से बामासा कार्ड हमारा था। चलिए, एक बड़ा आधार रहेगा, ये बड़ा आधार रहेगा शंकर जी, आप ये मान के चल रहे हैं। योगेंद्र जी सुनिए, जो गरीब आदमी था, जो किसान व्यक्ति था, जो दलित था, जो मजदूर था, उसको अगर कोई इलाज कराना होता था तो उसको अपनी जमीन गिरवी रख के, जमीन बेच के इलाज कराना पड़ता था अगर उसके परिवार में कोई समस्या आ जाती थी। आज आप देखिए फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गरीब व्यक्ति को इलाज कराना भामाशाह कार्ड के द्वारा सहायता मिल रही है। वो लोग जानते हैं जिनके परिवार में। और नोटबंदी की बात मैं बताऊंगा, कांग्रेस के 4 पुस्तों की जो काली कमाई थी वो नोटबंदी में कहीं ना कहीं दूसरे माध्यमों से जा चुकी है, इसलिए ये बात करते हैं नोटबंदी के रोजने रो रहे हैं। आप बताइए जीएसटी से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हुआ होगा? ये लाभ पूरे देश भर को लाभ हुआ है, इसलिए जीएसटी। मेरे को एक मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। ओम जी, अक्सर ये बात बेनिफिशरीज की जाती है। 1 करोड़ 39 लाख मत लेकर के बीजेपी 163 सीट ली थी। प्रदेश में बेनिफिशरीज की जो संख्या बताई जा रही है वो करीब 2 करोड़ है। 2 करोड़ तो वो बेनिफिशरीज हैं जो सीधे सीधे केंद्र और राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। होम गार्ड, मास्टर, ये तो अलग मान दीजिए, जिनको भी सरकार ने पिछले दिनों सम्मेलन करके एक मैसेज दिया कि ये भी बेनिफिशरीज हैं। अगर ये 2 करोड़ लोग बीजेपी, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि शंकर गौरा का परिवार है जो बीजेपी का निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, वो बेनिफिशरीज में नहीं है। और भी कुछ लोग होंगे, मदनलाल सैनी जी भी नहीं है बेनिफिशरीज में। तो ये अगर जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में 1 से 1.25 करोड़ लोग और होते हैं। तो सीटों का आकलन 180 का जो आंकड़ा बीजेपी लेके चल रही है वहां माना जा सकता है। बिल्कुल, फिर तो हो गया। लेकिन दरअसल देखिए, एक कुछ रियलिटीज हैं जिनको कि समझना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री की तरह से दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझना प्रदेश के स्तर पर
चीजों को गौर से देखना चाहिए। अगर सरकार अपने नागरिकों को जॉब नहीं दे सकती तो क्यों शासन में है? सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे 600 और कुछ प्रोमिसेस किए थे आपने, उनमें नौकरियां देने की बात सबसे बड़ी थी और लोगों ने, नौजवानों ने बड़े खुल करके समझा कि हाँ, ये सरकार हमें सब कुछ देगी। कांग्रेस को तुम्हारा हटा दीजिए, क्योंकि कांग्रेस इसलिए तो पराजित हुई कि जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों ने जो प्रोमिसेस किए थे उनको भी अगर सिलसिले से देखा जाए और मोटे तौर से देखा जाए तो नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य का सिलसिला था, भुगतान होना चाहिए था, वो जिन 30 लाख लोगों को देने जो आते थे, जिनको देना चाहिए था, उनको जिस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूले से पैसा देने का सिलसिला किया, वो इतना अपने आप में इतना ज्यादा धोखा भरा है कि लोग नाखुश हैं इस बात को। ओम जी, वो आप हो सकता है किसी विचारधारा से जुड़े हुए होंगे, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आगे मेरी बात सुनिए, ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए। सबसे पहले ये बात कहेंगे, आप किसी विचारधारा से प्रेरित लग रहे हैं, एक्सपोज की बात ही नहीं है। अरे भैया, आप बताओ, आपको भी लोन किसने माफ किया? किसानों के लोन किसने माफ किया? आपने किए। फिर क्या किया? कौन से सूत्र के साथ में किए? कौन से सूत्र के साथ? पैमाना था, क्या पैमाना था? कौन से ये बातें मत करिए। क्यों नहीं किए? बताइए। किसानों के लिए किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। अगर राजस्थान में किसानों का सामने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब आदमी का अगर किसी ने बामासाकार बनाने का तो मत करिए। बात सुनिए, सीधा मीडिया पे आक्रमण करने के लिए जवाब देना चाहूंगा। आप बोलिए ना। इन्होंने कौशल विकास की बात करी। चल, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण की सीटों पर। मैं एक बार वापस ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, मुद्दे मायने रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और होने भी चाहिए। मीडिया कई बार ये बात कहते हैं कि मुद्दों को आधार बनाकर के चुनाव लड़े जाने चाहिए, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब चीजें गौण होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। पार्टियां कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराता। इसमें कई बार इस बात के लिए आगाह किया जाता है, लेकिन खैर चलिए, लोकतंत्र का एक सिस्टम, जो राजनीतिक दल हैं जिनको बहुमत मिलता है, वो ही पवित्र जो मंदिर है, सदन जिसे कहते हैं, उसकी शोभा बढ़ाता है। यहां बात मुद्दों की जा रही है। वास्तव में इस चुनाव में अगर हम देखें तो मुद्दे कितने जनता के बीच हैं, या फिर मुद्दों को छोड़ करके जिस जाति का कोई टिकट अगर समीकरण बना करके दिया तो उसके पीछे लोग भीड़ की तरह चलते हैं, कुछ मुद्दों का आधार बचा है भी। देखिए, कुल मिलाकर के हो ये रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, छोटों को छोड़ दीजिए आप, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो मना करती है कि हम संप्रदायों में विश्वास नहीं करते, हम जातियों में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके फिर उसके बाद में संवाद देखिए। एक संवाद तो आज सीपी जोशी साहब के सामने आया, और एक संवाद पिछले 4.5 साल से लगातार बोल रही है हमारी मुख्यमंत्री 36 जात 36 जात 36 जात। मतलब कि एक समाज बन गया राजस्थान की जनता के रूप में, जो अपने आप को राजस्थानी कहता है, उसको आप खंडित करती हैं और उसके बाद में आप कहते हैं जातियों में विश्वास मत करो। हर जाति इतनी महत्वाकांक्षी हो गई कि जिनको कि आप ऐसे वक्त में जब चुनाव के लिए जा रहे होते तो उनको इधर उधर बरगलाया जा सकता है, और नतीजा ये हो रहा है कि जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो पॉलिटिकल पार्टी जारी करते हैं, जिन पर सामान्य जन को चर्चा करनी चाहिए, उनके माध्यम से लोगों का मूल्यांकन करना चाहिए, वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो किसी न किसी कम्युनिटी के साथ में, किसी न किसी संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ, और संप्रदाय के साथ में जब जुड़ करके आप बात करेंगे तो उसके बाद में वो बात रहती नहीं। ये दुर्भाग्य है, और ये मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको इन बातों को गौर करना चाहिए कि हमें इस रास्ते पे नहीं चलना, हमें सामान्य जन के लिए वो करना है। महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसानों की तकलीफ की बात है, तो ये तो माना हुआ सत्य है। कितने लोगों ने आत्महत्या की, क्यों की है? साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुद्दों पे पिछले 5 वर्षों तक हम पूरे राजधानी में, पूरे प्रदेश में मुद्दों के ऊपर लड़ते रहे, और हमने इस कदर इस सरकार को झुकाया है कि आज ये सरकार बैकफुट पे है।
ये शंकर जी अभी बात कर रहे थे कि कौशल विकास के अंदर आपने अच्छा प्रश्न किया कि सीएजी ने उस पे चलिए एक मिनट में राजेंद्र जी मुद्दे करेंगे। मैं एक आप रूढ़ी को एक अच्छा काम कर रहे थे तो, और बेनिफिशरीज को जो ये लेके आए जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर सरकारी खर्चे पे बेनिफिशरीज को लाए, गाड़ियां भेज के, अफसर लगा के, पूरी सरकारी मशीनरी को लगा के और उनको पढ़ा के उनसे बुलवाया गया है कि हमें ये फायदा हो, जबकि वो धरातल पे कहीं पे भी नहीं दिखता। मुद्रा लोन का एक बात कहना चाहूंगा राजेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा। देखिए शासकीय प्रधानमंत्री ने 15 एक बात सुनिए सर, शासकीय दल कोई भी होता है वो कोशिश करता है कि संसाधन, देखिए ये मीडिया के लिए इश्यू हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इश्यू नहीं है। जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो सारी पिक्चर दिखाई देती है कि सरकारी संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, आरटीओ को लगा दिया, एसपी को लगा दिया, सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक और नई बात बीजेपी ने नहीं की, अब की बार पहली मर्तबा इस प्रदेश ने नहीं देखा। कभी भी सरकारी खर्चे पे लाभान्वितों को लाने का हमारा रिकॉर्ड बता दीजिए। लाभान्वित थे नहीं आपके पास, कैसे रैली होती है, कुछ भी होता है, उसमें बुलाने का तरीका हमेशा ये आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, दोनों पार्टियां बुलाते हैं, कुछ भी कार्यक्रम चलाते हैं। कभी हमने दुरुपयोग नहीं किया सर, कभी भी आरटीओ प्रधानमंत्री बाकायदा बाड़े बना करके किए जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ बोल के आए, सवाल उठाते हैं क्या ही सरकार, ये सीबीआई मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार मैं चोमू और कोटपुतली दोनों को और लेना चाहूंगा, फिर मैं एक बार दूदू पे जाना चाहूंगा। मैं चोमू को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि चोमू में रामलाल और भगवान साय एक बार फिर आमने सामने हैं। लगातार चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं, बड़े रोचक मुकाबला होता है। एक वहां का, दोनों वहीं के लोकल रहने वाले हैं, वहां कोई मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं है। वह रामासामा का मुद्दा है कि कौन किस व्यक्ति को, कितने लोगों को अपने पाले में कर पाता। पिछली मर्तबा रामलाल लहर का बेनिफिट उन्हें मिला, लेकिन उससे पिछला जो चुनाव था महज 200 से कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। और अब एक्चुअल जो होगा कि मोदी लहर का कितना असर मोदी लहर का बिल्कुल नहीं कह सकते इस बार। एक्चुअल चुनाव होगा, अगर असर होगा, लहर होगी, तो प्रदेश में अगर वास्तव में सरकार का काम है उसकी लहर हो सकती है, रामलाल का अपना व्यवहार हो सकता है, और नहीं है तो उसका बेनिफिट भगवान साहब उठा सकते हैं। एक बार मैं दोनों के दावे सुनवाना चाहूंगा आपको, और उसके बाद हम लौटेंगे एक बार वापस। में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस अवसर के ऊपर ये कहूंगा कि निश्चित रूप से उस विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे। माननीय सांसद महोदय के आशीर्वाद से आज नॉमिनेशन दाखिल किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जो हमारी जीत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर और जनता के बीच 5 साल जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उससे कहीं अधिक मतों से हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हम यह करेंगे। चोमू शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के राज में रोजाना पानी आता था, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आई, इन्होंने एक दिन छोड़ के पानी चालू कर दिया। 36 करोड़ रुपया जेडीए से लाकर उसको भी पानी में बहा दिया। हम पानी के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे, और गाँवों में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, बिजली, फ्री बिजली, दूध के पैसे बढ़वाएंगे, और जितने लोन माफ करवाएंगे, और जो भी किसानों की समस्या है उनका निराकरण करवाएंगे। चले, सभी जातियों का काम किया है, क्षेत्र का विकास किया है, सब लोग साथ हैं। रामलाल को भरोसा इस बात को लेकर के, लेकिन भगवान साहब कह रहे हैं कि पानी की अव्यवस्था रही है, बिजली हम फ्री देंगे, किसानों का कर्जा जैसे चाहिए वैसे माफ करेंगे। चलिए, काश याद ये सब चीजें चुनाव के बाद भी रहें तो बहुत बेहतर हो। उस वक्त मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि विधायक जी की बड़ी मजबूरी है, सारा केंद्रीकरण होता है मुख्यमंत्री के पास में, कोई भी सरकारें हों, इस सिस्टम बदलता जा रहा है। चलिए, वापस एक बार मैं लौटना चाहूंगा ओम सैनी साहब के पास में। ओम जी, इस क्षेत्र की अगर देखें तो यहां पे माली, यादव, जाट, बनिए, ब्राह्मण, एससी, कुछ राजपूत भी हैं, वहां पे यादव हैं, ये बाहुल्य हैं। और रामलाल जिस जाति से आते हैं, हो सकते हैं वहां पे लोग होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बागड़ा समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो विधानसभा सीट चुनी है। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि बहुत ही कम यंग एज में उन्होंने टिकट लिया। और आज तो देखिए यूथ तो काफी मोटिवेट किया जा रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी करें या फिर राहुल गांधी करें। ये बात सही है कि काफी युवाओं को तरजीह दी जा रही है। लेकिन उस दौर में रामलाल जब टिकट लेकर के आए थे, शायद विधानसभा के सुशील कटारा और रामलाल 2 सबसे कम उम्र के लोग थे 2003 में। अभी की अगर बात करें तो अनुभव
के लिए तो अब ये नहीं कह सकते कि अनुभव बनाम एक युवा चेहरा है, ये तो शायद नहीं है। अब तो तीसरी पारी रामलाल भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। देखिए, कुल मिलाकर के रामलाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर वो बड़ा शानदार, चौथा चुनाव लड़ रहे हैं वो, चौथा बड़ा शानदार उनका रोल रहा है। और चोमू के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनकी लगातार चर्चाएं करते रहे हैं। और लेकिन जो बुनियादी रूप से जो कुछ सरकार को प्रबंधन करना था, सरकार के प्रबंधन पे जो आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो बोल रहे हैं, भगवान साहब बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस तरीके से सड़कों का वो सिलसिला नहीं है। तो ये अपने आप में, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नाराजगी का स्वर है और नाराजगी का स्वर अगर एक हवा बन रहा है तो फिर कुछ चलता नहीं है, क्योंकि रामलाल के पास में वो गुंजाइश नहीं है कि वो अपने जाति समूह के साथ में खड़े होकर के और विजय हासिल कर सकें। उनको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, और कॉम्बिनेशंस के लिए रूरल एरिया के अंदर तो किसानों के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो कस्बाई कम्युनिटी है वो तो डिसाइड कर नहीं पाएगी। जो किसानों का सिलसिला है, किसानों के अंदर कुल मिलाकर के 2-3 जातियां जो प्रभावी हैं वहां यादव हैं, जाट हैं और माली हैं। ये 3 कम्युनिटीज में से 2 का कॉम्बिनेशन जिसके पास में बन गया वही विजय की ओर जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर रामलाल इसको हासिल कर सकते हैं कि ये उनके साथ में जुड़ जाए, तब तो वैसे ही होगा जैसा पिछले बार हुआ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, रामलाल के बेहतर कामों के बावजूद मुझे लग रहा है कि हवा बिल्कुल वैसी चल रही है जिसके अंदर के भगवान साहब लाभान्वित होते हुए नजर आए। क्योंकि अब इसमें मूल्यांकन उस तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि जातियों का जब स्वरूप चलता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं होती है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं होती, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात और गवर्नेंस की बात नहीं होती, तब ये सब चीजें अर्थहीन हो जाती हैं कि ये कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। और इन कॉम्बिनेशन को लेकर के दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं। सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आपने गवर्नेंस की बात की, तो ये तो चुनावी कुशासन के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तो जनता फैसला करेगी। और हमारे भगवान साहिब जी किसान चेहरा है। मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात किया मैंने, गवर्नेंस की बात है, तो हम दोनों प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी, उनका नहीं, किसानों के मुद्दे हैं साहब। वहां पे सबसे ज्यादा वो तो काम हमारा फर्टाइल लैंड है और बहुत अच्छा उपज देता है, और बहुत सब्जियां और फलों में इसमें उनका योगदान रहता है। इसलिए किसानों की मांगे हमेशा प्राथमिकता पे ली जाएगी, और भगवान साहिब जी बहुत तरीके से उठा रहे हैं, और हम इसमें डेफिनेटली किसानों को न्याय दिला पाएंगे। चलिए, लेकिन ऐसी कुछ चीजें होंगी कि जिसके आधार पे वो कह सके कि देखिए हमारी जो सरकार रही इतने समय तक, उसमें किसानों के लिए हमने ये किया था, जिसके आधार पर हम दावा कर सकें कि ये जो चीजें हमने की थी बीजेपी ने या तो बंद कर दी, या फिर अगर बीजेपी उसे रेगुलर नहीं कर पाई, कुछ आप ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उपलब्धियां देखिए, जनता उपलब्धियां सुनना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक अभी उर्वरकों की बात है, तो वो भी पूरा टाइम पे नहीं मिल रहा है, जबकि उनको दरें भी उन्होंने बढ़ाई है, और बीज वगैरह कुछ भी नहीं है। उपचारित बीज निगम के अध्यक्ष से आप शंभू सिंह जी से बात कर लेंगे, बीज भी मिलावटी आया है, और जो भी बांटा गया है वो पूरा का पूरा धोखा किया गया किसानों के साथ में। और हमने यूपीए 1 के अंदर 70,000 करोड़ किसानों का लोन माफ किया था। अब आने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि आने के बाद 10 दिन के अंदर हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, उनको बिजली की प्राथमिकता से देंगे, और बिजली गांवों में पूरी। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको भी और बीजेपी को भी, आप लोग वादा वही करिए कि जो सिस्टम में कर सकते हैं। 10 दिन तक तो शादी की खुमारी जैसे नहीं उतरती है, आपको फिर वैसे सरकारों की नहीं उतरती है। 100 दिन तक नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं हनीमून पीरियड ही नहीं खत्म हुआ। कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर अशोक जी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र अपने कैबिनेट के सेक्रेटरी को दिया था कि बोला ये जनता का आदेश है, इसको लागू कीजिए। लेकिन आज हमने इनका, लेकिन माननीय राजेंद्र जी, अगर ये सब चीजें लास्ट के 6 महीने 1 साल में जो आप लोगों ने लागू किए सब किया, अगर चुनाव से करते रहते तो बड़ा बेनिफिट मिल सकता था आप लोगों को। हमने मिला बेनिफिट कहां मिला? नहीं मिला ना। बेनिफिट कहां मिला? बेनिफिट का मतलब तो सरकार बनाना होता है। वो मैं शंकर गौरा जी के पास में जाना चाहूंगा। और जुमलों पे अगर राजनीति होगी तो फिर तो कोई राजनीति करने का मतलब नहीं है। आपको ये बताइए, राजस्थान के आप अगर सुनिए, अगर आपको राजेंद्र जी, अगर सामने वाली पार्टी की कही हुई बात जुमले लग रहे हैं, ये तो क्या कोई बात लग रही है? माना है सर, चले माना, सुनिए, तो आप लोग ऐसे जुमले थे। सर मैं ये बता रहा हूं कि में कह दिया सर, अगर मैं एग्जाम देता हूं, मैं फेल होता हूं, कारणों को तलाशता हूं कि मैं आखिर फेल क्यों हुआ, पता लगता है कि पढ़ाई कम की थी, ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, मेरे को तो फेल होना लाजमी था। आप मुझे ये बताइए कि सामने भी आपके टीम तो वही है जिसके सामने आप इस रण में सामने हैं,
तो ऐसा अब क्या अभी सचेत नहीं हुए आप लोग? वो अगर जुमले आपको लगते हैं तो जुमले भी बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि माहौल ऐसा बना रहे हैं तो माहौल भी बनेगा। तभी तो आप लोगों ने अब क्या कर लिया? तभी हमने इनका जो संकल्प स्वराज पत्र था उसका पूरा अध्ययन करके इनके लिए आरोप पत्र दिया है। अब एक एक करके उस आरोपों का जवाब दे। चले शंकर गोरा जी के पास में, ये अपनी उपलब्धियां बताएं। चले शंकर गोरा जी के पास में जाऊंगा, उपलब्धि तो बता ही रहे हैं ये। मैं शंकर जी आपके पास प्रकाशित करें, चले मैं वापस आना चाहूंगा। आंकड़ों के साथ करें। चोमू बड़ी महत्वपूर्ण है, जयपुर के बिल्कुल पास में है, और जो 46,000 की लीड थी पिछली बार की रामलाल जी की, में समय कम है, वहां के जो लोग हैं अलग अलग जगह के, उनसे हमने बातचीत की। हमने सिर्फ ये पूछा कि पिछली बार का गैप जो था रामलाल जी का वो इतना ज्यादा कैसे था, तो उन्होंने कहा कि साहब मोदी लहर का बड़ा असर था। अभी मोदी लहर की क्या पोजीशन है कि सब एक्चुअल चुनाव है, कोई लहर नाम की ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में जी। तो क्या क्या मानना आपका चोमू को लेकर? अब देखिए, जिस प्रकार से चोमू में विकास हुआ है, अब आप देखिए रोडों का विकास देखिए, चाहे लाइट के मामले में देखिए, चाहे पानी के मामले में देखिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है, इनके पास में कोई काम बचा नहीं है। अब आप बताइए, ये बात कर रहे हैं कि साहब हमने ये कर दिया, यूरिया के लिए पहले इनके लाठीचार्ज किसानों के द्वारा किए जाते थे, मिलता ही नहीं था यूरिया। अब आज की कंडीशन देखिए आप, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, और जनता किसान अभी यूरिया मिल रहा है। हाँ, आप किसान के पुत्र हैं, हाँ, मालूम करिएगा प्लीज आज घर जा करके कि बाबा खाद कम मिला था, पता कर गया, ईमानदारी से पता करना, नहीं तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं। लाइन लग रही है, आपको रोज दिखाई नहीं देती है, वो राशन लेने वालों की लाइनें दिख रही हैं आपको। योगेंद्र जी, हाँ, मैं के राज में लाठीचार्ज करना पड़ता था। ये कह सकते हो आप, यह कह सकते हो, लेकिन आप ये मत कहिए कि यूरिया लोगों के पास में जा रहा है। यूरिया के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। नहीं करनी पड़ रही थी मशक्कत, जो इनके राज में तो लाठीचार्ज तक करने पड़ रहे बस आपके वक्त अभी चुनाव का टाइम नहीं होता तो शायद लाठीचार्ज यहां भी करना पड़ता। ये मैं बता रहा हूं आपको। टोंक में देखिए, कोटा में देखिए, बारा में देखिए, झालावाड़ में देखिए, चोमू में देखिए। आप किस जगह की बात करना चाहते हैं कि जहां पे कृषि मंत्री आपके अंता के हैं? अंता में स्थिति देख सकते हैं आप कि 100 लोग सुबह खड़े होते हैं, लाइन में लगते हैं कि खाद का कट्टा चाहिए मुझे, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल खाद की कमी नहीं है। गजब कर रहे हैं आप तो। शंकर गोरा साहब, एटलीस्ट आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप शायद चोमू के रहने वाले हैं, आपको तस्वीर उस ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए। आपने सीएजी की रिपोर्ट को स्वीकार किया, बिल्कुल पिक्चर है आपने, लेकिन आप तो बड़ी रोचक बात कर रहे हैं कि यूरिया की कमी नहीं है। अभी सारे समाचार पत्र फ्रंट पेज भरे हुए हैं कि यूरिया की कमी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कमी नहीं है। मैं नीम के टुन खात आता है उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से चोमू क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से सब चीजों में विकास हुआ, आज रोडों की स्थिति देखिए, और जिस प्रकार से हमारे जो वहां के विधायक है वो काम करते हैं 24 घंटे, वो कहीं पर भी किसी का भी दुख दर्द होता है उसमें सम्मिलित रहते हैं। चाहे कोई भी प्रकार की योजनाएं जाती है तो वो सबसे पहले चोमू क्षेत्र में जाती है। और जिस प्रकार से इनको सरकार में नहीं आने के बाद भी इन्होंने किसी प्रकार की विपक्ष की भूमिका भी चोमू में नहीं निभाई गई, ये सब देखते हुए, और हमारे जो एमएलए हैं वो यूथ है, सब लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं, युवाओं के साथ में वो लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं, और युवाओं के साथ में जो रोजगार की बातें हैं उन सब चीजों को लेकर वो बातचीत भी करते रहते हैं। और जो देखिए, पहले कांग्रेस के विधायक थे तो कभी भी उनके घर पे कोई मिलने जाता था तो कहते थे दिल्ली गए हुए हैं। आज हमारे चोमू के विधायक देखिए, चोमू के विधायक वहीं पे मिलते हैं, ना उनका कोई बेटा लोगों से मिलता है, ना कोई उनका भाई उनके कार्यालय पे लोगों से मिलता है, वो स्वयं कार्यालय पे अपने लोगों से मिलते हैं। ऐसा चोमू में जब पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे उस समय ऐसा नहीं था। उस समय या तो उनका पुत्र वहां मिलता था, तो जनता ने वोट दिया है जिससे मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत कर। चलिए, मैं एक बार कोटपुतली लेना चाहूंगा और उसके बाद हम दूदू पे लौटेंगे। कोटपुतली महत्वपूर्ण क्यों है? कोटपुतली सीट कभी भी अभी तक जो कहा जाता है कि सीधी, पिछले कुछ चुनाव, ओम सैनी साहब हमारे साथ बैठे हैं, बड़ा एक एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से ऐसा कहा जा रहा है कि वहां सीधी फाइट ही नहीं होती है। वहां 3-4 कैंडिडेट से चतुष्कोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला, कहीं पे भी अगर मीडिया टीम भी कोई जाती है तो बड़ी वहां की पशुपेश स्थितियां रहती हैं कि पता नहीं कौन चुनाव जीतेगा। निर्दलीय भी वहां से लगातार जीतते रहे हैं कई मरतबा, रामस्वरूप कसरना जीता हूं, चाहे सुभाष शर्मा जीते हों, इससे पहले मिस्टर और भी कई लोग वहां से जीतते रहे। अब की बार तो रोचक बात यहां रही कि बीजेपी ने पहले टिकट दिया हंसराज पटेल को, फिर उसमें बदल करके मिस्टर गोयल को टिकट दे दिया गया वहां पे। और जातियों की बात करें तो गुजर भावली क्षेत्र है, माली वहां पे हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण बनिए तो सभी जगह थोड़े थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन इन 4 जातियों का बड़ा ही वहां पे दबदबा कहा जा सकता है। चलिए, आपको इस त्रिकोणीय मुकाबले में हम आपको दावे सुनाते हैं कि प्रत्याशी क्या कहते हैं, फिर कुछ देर चर्चा करेंगे इस पे, फिर लौटेंगे हम दूदू पर।
जनता पार्टी का टिकट अगर दिया है तो आप सबके स्नेह और प्यार की वजह से दिया है कि कोटपुतली के अंदर कोई एक व्यक्ति है, एक कार्यकर्ता है जिससे हर व्यक्ति स्नेह करता है, प्यार करता है। आप सब लोगों के स्नेह और प्यार, आप सबके आशीर्वाद को कोटपुतली को श्रेष्ठ बनाना है। कोटपुतली में वो तमाम चीजें जो यहाँ के हर वर्ग की जरूरत है, यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा के अवसर है, तो महिलाओं के लिए भी अनेक योजनाएं, तो बुजुर्गों का हमेशा सम्मान बना रहे। कोटपुतली के लिए विशेष रूप से कहूँगा कि सबसे पहली प्राथमिकता कोटपुतली को जिला बनाना है। इस बार हम पूरे प्रदेश में जिलों के लिए नए जिले सृजित करने की बात रखेंगे और कोटपुतली को सरकार आते ही जिला बनाने का पूरा प्रयास। दाता पिछले 5 वर्ष भी देख चुके हैं और आने वाला समय भी कानून व्यवस्था से लेके मूलभूत सुविधाओं की जो लड़ाई मैंने पिछले 5 साल विधानसभा में और सड़कों पे लड़ी है, उसको जनता अच्छी तरह। जो मैंने रोडें बनवाई उनको आज तक ये मरम्मत नहीं कर पाई। जो मैंने कस्टोडियन भूमि की बात रखी, सिर्फ ये वादे करते रहे बीजेपी भी गोद में बैठकर, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाई। यही वजह है कि किसान का बेटा हूँ, धरती पुत्र हूँ और किसान ये समझता है कि हमारे सुख दुख का साथी अगर कोई है तो वो है रामस्वरूप। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं। राजेंद्र यादव सिटिंग एमएलए हैं, 19 में से 1 सीट जीती थी कांग्रेस पूरे जिले में, और एक बस्सी की सीट अंजू धानका जीती थी निर्दलीय के रूप में। बाकी सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में गई थी। बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत जिलों के हिसाब से देखें तो क्योंकि 17 सीट जीतना, अपने कब्जे में लेना एक बड़ा एक आधार होता है। और ग्रामीण से अगर बात करें, लाल बत्ती कही जाती है वैसे तो पहले की कैबिनेट मंत्री या स्टेट मिनिस्टर का किसी को दर्जा मिला हो, वो महज केवल एक राव राजेंद्र सिंह के खाते में गया जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। और चलिए, लेकिन बात कोटपुतली की है। कोटपुतली समय कम दूंगा मैं कोटपुतली को। एक बार ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, कोटपुतली की बड़ी एक अलग स्थितियां हैं। कोटपुतली में कभी भी मैं रिकॉर्ड जो देख रहा था, सीधी फाइट नहीं रही वहां बीजेपी कांग्रेस में। जीते हैं, बीजेपी भी जीती है वहां से, कांग्रेस भी जीती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला, कभी चतुष्कोणीय मुकाबला। देखिए, कुल मिलाकर के जो पिछला चुनाव जो देखा ना, जिसमें क्या आपको भी पता है कि सब 19 में से कितनी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में गई, तो उसके पीछे लोगों का एक ख्याल था कि शायद इससे कोटपुतली खासतौर से बड़ा बोल रहा था उसमें कि उसको जिला बनेगा और जिला बनने से 2-3-4 सीटें उसमें समाहित हो जाएंगी और एक अपने आप में, और उससे उनका ख्याल था कि इसके माध्यम से ज्यादा बेहतर विकास हो सकता है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इन सारी उम्मीदों पे अभी तक किसी सरकार ने, हालांकि वर्तमान सरकार ने भी वादा किया था कि इसको ये बनाएंगे। राज्यवर्धन सिंह भी वहां बार बार जाते रहे और जिले की बात को स्वीकार करते हैं कि वो राज्य सरकार से, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि कांग्रेस का विधायक है तो वो बात बनी नहीं होगी, लेकिन अभी वो हो सकता है। लेकिन कुल मिला के फिर वही बात है कि जातियों के संबंध उसमें ऐसा बंधा हुआ है मतदाता, मतलब विधायक चुन करके आता है कि वो अपनी जाति से बाहर या अपने समूह से बाहर, गुट से बाहर निकल नहीं पाता है। यही एक बड़ी वजह का रिपीट नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं कि कोटपुतली में कोई लंबी पारी नहीं खेल पा रहा है। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल खासतौर से अब मेरा ख्याल है कि ये अगर जिला बनवाने वाली बात अगर होती है तो इस जगह की और इस एरिया की शक्ल बदल सकती है। बिल्कुल डिजर्व करता है, लेकिन जिला बनाना बहुत सहज नहीं है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सब जगह का इतना प्रेशर है कि डीडवाना, ब्यावर, कभी डेगाना के लिए कहा जाता है, कभी पर्वतसर के लिए कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे जिले बनाने की एक लिस्ट में। चलिए, एक सबसे आखिरी में बात करना चाहेंगे, एक बड़ी हॉट सीट बाबूलाल नागर दूदू से, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूदू हॉट सीट क्यों है? क्योंकि बाबूलाल नागर अपने केस से बरी होने के बाद उन्होंने लगातार तैयारी की कि दूदू से मुझे चुनाव लड़ना है। हाल ही में जब बाई इलेक्शन लोकसभा का था उसमें काफी सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और ठीक पहले ही हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस सर्व किया है, उनका केस की वापस से स्टडी के लिए कहा गया है। तो ये बाबूलाल के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन उन्होंने ताल ठोक करके चुनाव लड़ा है और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। उन्होंने खुद भी मुकाबले में बताए जा रहे हैं वहां से। प्रेमचंद बैरवा सिटिंग एमएलए हैं अभी वहां से, और रितेश बैरवा को मौका दिया है कांग्रेस ने, बाबूलाल नागर हैं। चलिए, मैं एक बार फिर राजेंद्र आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा कि यह सीट वोट इस मामले में है कि बाबूलाल नागर के भी कैरियर का सवाल है। आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, लेकिन लोकसभा में काफी मदद की थी। वजह क्या रही एक तो टिकट कटने की? खैर, मेरा सवाल आपसे एक
सियासी सवाल के रूप में मैं आपसे ले सकता हूं, लेकिन यह अधिकृत रूप से ऊपर से क्यों तय किया गया है शायद आपको भी मालूम नहीं होगा और मुझे भी पता नहीं है। लेकिन बाबूलाल नागर का टिकट आपने काटा, मुकाबला त्रिकोणीय जरूर बना दिया। ऐसी बात नहीं है। हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उन्हीं के ऊपर ही रहेगा पूरा फोकस। और चूंकि वहां पे कांग्रेस का बड़ा जनाधार है, पार्टी का तो फोकस निश्चित रूप से रहना भी चाहिए। पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है क्योंकि उपचुनाव में भी हमने वहां से बढ़त ली थी। और कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार है बाबूलाल जी अगर खड़े हैं तो ये उनकी गलती है। उनको कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए और वहां से हम डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रोजगार के या किसानों के जो मुद्दे हैं और रोजगार के सरकारी रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो मनरेगा की बात कर रहे हैं, उसी को ये खत्म करने पे तुले। लोगों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, फूड गारंटी नहीं दे रहे हैं, शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय बंद कर चले बाबूलाल मुद्दे यही रहेंगे। बाबूलाल नागर, चल ये तो मुद्दे रहेंगे। बाबूलाल नागर की अगर बात कोई असर नहीं होगा, नहीं कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस वहां से डेफिनेटली जीतेगी और अच्छे मार्जिन। चले मैं शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबला दूदू में है। राजनीतिक दल अपने अपने दावे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाबूलाल नागर भी अभी फाइट में है वहां पे। देखिए कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे है, वहां पे फाइट जो है हमारे और बाबूलाल नागर के बीच में ही है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वहां काम हुए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम हुए हो, और लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वो हमेशा अपने क्षेत्र में सब जगह गए हैं और अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने काम किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से विकास कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार की शालीनता उनमें, पहले जब बाबूलाल नागर रहते थे तो उनके कई बार ऑडियो टेप भी वायरल हुए, कई चीजें वायरल हुई, वहां के लोग त्रस्त थे वहां से। उसके बाद में डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को जिताया, जिस प्रकार से प्रेमचंद बेरवा, लेकिन इसके बावजूद भी आप टक्कर में बता रहे हो। हाँ, निश्चित रूप से वो कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं था, वो जो भी था वहां पे बाबूलाल नागर का ही संगठन था। इसलिए कांग्रेस के जो लोग थे वो उनके साथ लगे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी आपको बताया, जो बूथ स्तरीय मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस प्रकार से हमने लाभार्थियों को लाभ दिया है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दूदू में भी चुनाव। चलिए एक आखिरी सवाल ओम जी आपके पास में, ये सीट मायने रखती है, कुछ विशेष इंगित करती है? मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में एक पॉलिटिकल मॉरलिटी का संकेत कांग्रेस ने देने का सिलसिला किया है कि बाबूलाल नागर पे जिस तरीके से दोहन का और भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का जो आरोप लगा रहा, जिससे कोर्ट से वो बरी हो गई, जिसको पुनः खुलने की चेष्टा हो रही है, तो उसमें उनका वो बदला है। तो ये चर्चा का विषय ना एक संकेत जाए कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल मॉरलिटी में विश्वास करती है। अभी कितना यकीन करती है मालूम नहीं, लेकिन संकेत तो यही देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से लोगों को पता लगे कि हम लोग एक मैसेज के जरिए टिकट काटा गया, आप सीधा ये कहना चाहते हैं। चले समय कम है, लेकिन हम इजाजत चाहेंगे आप लोगों से, और हमारी कोशिश होगी कि हॉट सीट या जिन सीटों पे हम चर्चा कर सकते हैं आप तक पहुंचा सकते हैं, राजनीतिक दलों के जो अपने दावे होंगे वो पहुंचा सकते हैं। इस बीच कुछ मुद्दे भी निकल के आते हैं कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे क्या हो सकते हैं, उस जिले के मुद्दे क्या हो सकते हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और महासमर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।